चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था देखने वाले हैं। परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम की बात करेंगे 9 है। और 9 में हम लोग जो है सो अर्थव्यवस्था की क्लास को आज करेंगे और बाकी कोशिश करेंगे पर्यावरण को भी कवर कर ले। ठीक है, तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन जो है आपका, भारत 4 आसियान देशों के साथ सीमा पार खुदरा भुगतान मंच बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी है। तो भारत जो है से 4 आसियान देशों के साथ सीमा पार खुदरा भुगतान मंच बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो भारत जो है से प्रोजेक्ट नेक्सस में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। ठीक है, तो भारत की बात की कौन से प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, तो भारत जो है से प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो इसमें 4 आसियान देश पहले से शामिल है। वो 4 आसियान देश की बात करेंगे तो ध्यान में रखें, उनका नाम मलेशिया है। ठीक है, उनका नाम फिलीपींस है, उनका नाम सिंगापुर है, उनका नाम थाईलैंड है। ठीक है, तो भारत जो है सो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, जो कि आसियान देश है। 4 आसियान देश इसमें पहले से शामिल है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों की भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। ठीक है, मतलब पेमेंट गेटवे को ठीक करना है। प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य कुशल, तीव्र और लागत प्रभावी खुदरा सीमा पार पर भुगतान को सक्षम बनाना। इस प्लेटफॉर्म ने 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है और ये मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा। कौन कौन सा देश है, तो मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और भारत है। ठीक है, इस आशय के एक समझौते पर, ठीक है, BIS और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंक, जिसमें बात करेंगे बैंक नेगरा मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की है। बैंक ऑफ थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड का है। सेंट्रल एनजी फिलीपींस का बैंक है। मौद्रिक प्राधिकरण सिंगापुर का है। और भारत का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में बात करेंगे तो मुख्यतः आसियान देशों के चारों बैंक, और भारत का बात करेंगे तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कहां पे इनके बीच में समझौता हस्ताक्षर किया गया, तो बेसल में किया गया है। बेसल कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, भारत जो है नेक्सस प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, जहां पे 4 देश पहले से थे, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन सब देशों का जो है केंद्रीय बैंकों ने आपस में एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है, जिसका नाम क्या है, बैंक नेगरा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, जो कि ध्यान में रखना कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड का है। मौद्रिक प्राधिकरण सिंगापुर, जिसको MAS कहते हैं, और साथ में भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान में रखना है, स्विट्जरलैंड के बेसल में। इन पांचों देशों ने आपस में क्या किया है, तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, वर्ष 2023 की बात करेंगे तो 125 बिलियन डॉलर के साथ भारत वैश्विक प्रेषण में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो रेमिटेंस की बात करेंगे तो भारत में रेमिटेंस जो 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया है, जो कि भारत जो है टॉप पे है। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये रिपोर्ट की बात करेंगे विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर भारत में प्रेषण प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। मतलब भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ पे आता है, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से और सिंगापुर से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिक कहाँ से आता है, तो सबसे अधिक यूएसए से रेमिटेंस आता है। ठीक है, इन तीनों देशों से भेजा गया धन भारत के कुल प्रेषण प्रवाह का 36%। ये तीनों देशों से जो प्रेषण जो आता है, रेमिटेंस जो आता है, ध्यान में रखना है, तो क्या है कि 36% है। और बात की दुनिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता कौन है, तो भारत है। भारत के बाद कौन है, तो मैक्सिको है। ठीक है, तो भारत का और मैक्सिको की बात करेंगे, मैक्सिको आपका दूसरे नंबर पे, कितने नंबर पे है, मैक्सिको दूसरे नंबर पे है। लेकिन भारत की तुलना में मैक्सिको बहुत कम है, इसका 67 बिलियन डॉलर है। और बात करेंगे तीसरे नंबर पे आपका चीन आता है 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। उसके बाद फिलीपींस है 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। उसका मिस्र है 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। लेकिन भारत की बात करें रेमिटेंस में कितना है, तो 150 बिलियन, ठीक है, USD। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है, तीसरे पे चीन है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें भारत में प्रेषण प्रवाह में वृद्धि का मुख्य कारण मजबूत श्रम बाजार और पश्चिम व मध्य यूरोप के उच्च आय स्रोत देशों में घटती मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, भारत जो है दुनिया में प्रथम स्थान पे रहा, प्रेषण में शीर्ष पे रहा, रेमिटेंस में। और भारत की कितनी बिलियन डॉलर यहाँ पे रेमिटेंस आते हैं, तो 125 बिलियन। ठीक है, ध्यान में 125 बिलियन डॉलर। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या, कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, तो दूसरे नंबर पे मैक्सिको है। कौन है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे मैक्सिको है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
और पहले नंबर पे क्या होता होगा, पहले नंबर पे इंडिया। दूसरा नंबर पे आप लोग गलती कर सकते हैं, चीन को मार के, ध्यान में रखना है चीन नहीं है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, यू मस्ट लर्न इट, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते आरबीआई ने 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क को संशोधित किया है, ठीक है। तो आरबीआई की बात करेंगे 2024-27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क को क्या किया, संशोधित किया है, मतलब अमेंडमेंट किया है, ध्यान में रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सार्क बोला जाता है, ठीक है। तो सार्क सदस्य देशों को वित्तीय रूप में मतलब क्या करना है, स्थिरता प्रदान करना है, ठीक है। इंग्लिश वाली जो मैगजीन है वो भी ग्रुप में डाली हुई है, जिनको दिक्कत हो रहा है आप एक बार उसको विजिट कीजिए, ठीक है। नई प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके अलग भारतीय रुपया स्वैप विंडो को जोड़ना है। इस नई विंडो की कुल राशि कितनी होगी, 250 बिलियन है। और इसका उद्देश्य भारतीय रुपये में स्वैप को आसान बनाना है, ठीक है, मतलब कन्वर्जन को मतलब क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई शार्क के साथ मिलकर काम कर, सॉरी क्या नाम है उसका, किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक सेकेंड, सार्क के साथ, हाँ ठीक है, सार्क के साथ, बिल्कुल सार्क, ठीक है, सार्क सही है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, तो एसबीआई ने एमएसएमई इनवॉइस के लिए एमएसएमई सहज लॉन्च किया है, ठीक है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या नाम, वेब आधारित डिजिटल बिजनेस लोन समाधान ऐप है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसका नाम एमएसएमई सहज। तो एमएसएमई सहज को किसने लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने लॉन्च किया है, किसने किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो एसबीआई ने एमएसएमई इनवॉइस के लिए एमएसएमई सहज वेब आधारित डिजिटल बिजनेस लोन समाधान लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है, इसको लॉन्च होने का पर्पस, तो एमएसएमई इकाइयों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। एमएसएमई सहज एक डेटा संचालित इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट मूल्यांकन का मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब ये आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह ये सब चेक करेगा, क्रेडिट देखेगा, जो ऋण आवेदन दस्तावेजीकरण और स्वीकृत ऋण के वितरण को लेकर 15 मिनट के भीतर संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा, ठीक है। एमएसएमई सहज का उपयोग करके एसबीआई ग्राहक अपने जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान पर 1 लाख रुपए तक का वित्त या ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई सहज एक मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है, जो जीएसटी पहचान संख्या, ग्राहकों के बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट सूचना, कंपनी डेटा आदि से प्रमाणिक डेटा का उपयोग करता है, तुरंत बता देगा से आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से क्या करना है, तो क्रेडिट का मूल्यांकन करने का मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एमएसएमई सहज, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग की 5 सदस्यीय सलाहकार समिति गठित किया गया। तो सब वित्त आयोग के बारे में लोग जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, संवैधानिक संस्था होता है, आर्टिकल 280 में चर्चा किया हुआ है, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, ठीक है। संवैधानिक तो है लेकिन अस्थाई नहीं, अस्थाई है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले 15वां वित्त आयोग चल रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह थे। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह थे, ठीक है। अभी जो वित्त आयोग जो है, 16वां वित्त आयोग जो है, उसके जो अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगडिया होंगे। कौन होंगे, अरविंद पनगडिया होंगे। ये वही अरविंद पनगडिया है जो कि कभी नीति आयोग के पहले वाला जो नीति आयोग, जो फर्स्ट नीति आयोग जो बना था, सबसे पहले जो बना था 2015 में जब नीति आयोग बनी, तो उनके उपाध्यक्ष के तौर पे इन्होंने भी काम किया था। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो अरविंद पनगिरिया होंगे, ठीक है। 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। सलाहकार परिषद का कार्य होगा, कार्य आयोग को संदर्भ की शर्तों पर सलाह देना, शोध पत्र तैयार करने में सहायता करना और आयोग के दायरों को व्यापक बनाने में मदद करना। 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित सदस्यों वाली एक सलाहकार परिषद होगी। इसमें कौन कौन होंगे, तो डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, सुश्री प्रांजुल भंडारी, श्री राहुल बाजोरिया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष जो होंगे आपके अरविंद पनगरिया इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। डॉक्टर पूनम गुप्ता सलाहकार परिषद की संयोजक होगी। श्री अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग कब से काम करेगा, सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था, जो कब से काम करेगी, तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए काम करेगी, ठीक है। ये 16वां वित्त आयोग काम कब से करेगी, तो क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स कौन सा है, तो 280, ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत देगा गुएना को $2.5 बिलियन का ऋण, ठीक है, गुएना। तो गुएना का हम लोग ऋण देने वाला है, गुएना की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो गुएना एक कौन सा देश बोलते हैं इसको, कैरिबियाई देश है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो भारत का एक्जिम बैंक गुएना को, ठीक है, 2.5
मिलियन डॉलर का ऋण सहायता प्रदान करेगा। भारत निर्यात आयात बैंक, ठीक है, जिसको हम लोग एक्जिम कहते हैं ना, इसको निर्यात आयात बैंक भी कहते हैं, गुएना के साथ एक सौर फोटो वोल्टेइक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। यह सौर फोटो वोल्टेइक ऊर्जा संयंत्र गुएना के चेड्डी जगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कौन सा? चेड्डी जगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। ठीक है, तो गुएना वगैरह में भोजपुरी वगैरह बोल लेते हैं, थोड़ा सा गिरमिटिया मजदूर वगैरह वहां पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा नाम आप देखोगे ना तो थोड़ा सा भारतीय से मिलता जुलता नाम आपको मिलेगा। गुएना का कौन सा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाया गया था ना थी पे, क्या बोलते हैं उनको यार, कौन सा दिवस हुआ था हाल फिलहाल में जहाँ पे बुलाते हैं? गांधी जी के आगमन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस पे गुएना का ही कोई था ना जो कि हेड बना था, जिनको अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, क्या नाम था उनका? गुएना का ही थे ना, कि मैं गलत बता रहा हूँ? गुएना का प्रेसिडेंट वगैरह चेक कीजिए था। प्रवासी भारतीय दिवस पे इस बार के अतिथि कौन थे, चेक कर लीजिए। ठीक है, फिजी के साथ थे। फिजी के भी थे, उससे पहले गुएना के भी थे। प्रवीण जगन्नाथ है क्या सर? नहीं, परवीन जगन्नाथ नहीं थे, हाँ, मुस्लिम नाम है। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, भारत की बढ़ती कोयला खनन क्षमता। ठीक है, तो भारत की कोयला क्षमता की बात करेंगे तो भारत की कोयला क्षमता जो है सो बढ़ रही है। ठीक है, भारत की बढ़ती कोयला खनन क्षमता। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने दुनिया में सबसे बड़ी, ठीक है, खदानों के प्रमुख स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो गेबरा और कुसमुंडा कोयला खदान क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ज्योग्राफी में आपको करेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान में मिलेंगे, तो कहाँ पे है ये? तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला में है? तो कोरबा जिला में है। ठीक है, तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में प्रमुख स्थान हासिल किया है। वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, जिन्हें वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम द्वारा विश्व स्तर की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कोयला खदान के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, कौन सा कोयला खदान? गेवरा और कुसमुंडा। ठीक है, यह प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक का कोयला उत्पादन करता है तथा भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% का योगदान करता है। कौन सा कोयला? तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला का खान कहाँ पे है? कोयला का खान ये किस राज्य में है और जिला का नाम बताइए? ठीक छत्तीसगढ़ है, के तो कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों की दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों के रूप में कौन सा स्थान मिला है? गेवरा को मिला है दूसरा। ठीक है, और इसको क्या नाम है इसका? कुसमुंडा को कौन सा मिला है? चौथा। चौथा। रिपोर्ट किसका है? ये तो किसने रिपोर्ट जारी किया? तो वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम ने रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने मतलब दूसरा और चौथा स्थान इन्होंने खनन क्षमता को दर्शाता है इनका। दुनिया की 5 कोयला खदानें की बात करेंगे तो ब्लैक थंडर माइन ये कहाँ पे पड़ता है? क्या पता है ब्लैक थंडर माइन? अमेरिका। अमेरिका में है संयुक्त ब्लैक राज्य थंडर माइन। अमेरिका। दूसरा नंबर पे भारत का गेवरा कोल माइन, कहाँ पे गेवरा कोल माइन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गेवरा कोल माइन, बहुत सुंदर। ठीक है, नॉट एंटेलोप रोसेल माइन ये कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका। अमेरिका। जी, बिल्कुल। चौथा नंबर पे कुसमुंडा कोल माइन ये कहाँ पे? कुसमुंडा कोल माइन क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। और 5वें नंबर पे आता है नॉर्दर्न शानकसी माइन ये कहाँ पे है? तो चीन में है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो कोयला की जो खदान है जो इसका नाम ब्लैक थंडर माइन है, और दूसरे नंबर पे भारत का गेबरा कोल माइन है, फिर चौथा नंबर पे भारत पे जिसका नाम है कुसमुंडा कोला। दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना बनाकर रखा है? तो क्या बताएंगे? तो 7%। मतलब एडीबी ने कहा से भारत का जो ग्रोथ रेट जो रहेगा 2025 के लिए कितना रहेगा? 7% के आसपास, मतलब इनका ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है, ब्लूबर्ग पर एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बनाया? 7%। ठीक है, ध्यान में। जबकि मुद्रास्फीति का दर कितना बनाया? तो इन्होंने 4.6%। ठीक है, तो 7% आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या रहेगा? तो जीडीपी का विकास दर रहेगा। मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो 4.6% रहेगा। ठीक है, फिक्की ने 24-25 के लिए भारत के लिए जीडीपी 7% निर्धारित किए, फिक्की ने भी 7%। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिक्की के फाउंडर का कौन है? फिक्की का फाउंडर का नाम बताइए जरा। फिक्की का फाउंडर? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज? घनश्याम दास बिरला होंगे। कौन होंगे?
घनश्याम दास बिरला, फिक्की को कब स्थापित किया गया था? 1927 में, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान को अप्रैल 6.8% की तुलना में संशोधित करके 7% कर दिया था। 7% आपका आईएमएफ का भी है, 7% आपका फिक्की का भी है, और 7% की बात करेंगे तो आपको एडीपी का भी है, ठीक है। तो 7% आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन 11-12% से बढ़े तो मजा है, लेकिन सबने क्या कहा है? 7% ही बताया, ठीक है। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग को कहना है भाई साहब 2030 तक भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जो रहेगा ना, कितने बिलियन डॉलर, ठीक है, तो $500 बिलियन, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य है तो 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, मतलब विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में $500 बिलियन का उत्पादन करना है, जिसमें तैयार माल $350 बिलियन और घटकों के $150 बिलियन जो है इसमें शामिल है। वर्तमान में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कुल $101 बिलियन है, जिसमें से $86 बिलियन का उत्पादन तैयार माल से है तथा $15 बिलियन का उत्पादन घटकों से होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी 101 है, ठीक है, और इसको 2030 तक बढ़ाकर कितना रखना है? तो $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसको करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आएंगे? तो मुख्य रूप से मोबाइल फोन का उत्पादन से संचालित होता है। कुल इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 43% अकेले केवल क्या है? तो केवल मोबाइल फोन ही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अंतिम असेंबली शामिल है, जिसमें घटकों और डिजाइन क्षमताओं में वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश भी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 2030 तक कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है? तो क्या बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में नीति आयोग के द्वारा? तो $500 बिलियन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मात्र हमारा 101 ही है, ठीक है। अब आते एडीबी ने छतों पे सौर ऊर्जा प्रणाली के वित्त पोषण के लिए ऋण को स्वीकृत किया है, ठीक है। एडीबी का क्या होता है? एशियाई विकास बैंक। मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। मनीला फिलीपींस में आपको इसका मुख्यालय दिखेंगे, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए $240.5 मिलियन का ऋण को मंजूर किया है। ये मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी सोलर रूफटॉप निवेश कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण को समर्थन प्रदान करेगा, जिसे 2016 में यूडीबी द्वारा आरंभिक रूप से अनुमोदित भी किया गया था, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे, भारत में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए $240.5 मिलियन का सहायता देगा। ध्यान में इसको रखना, ये मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ठीक है, जो सोलर रूफटॉप में इन्वेस्ट कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे जो चरण जो है, जो एडिशन जो है, उसको मतलब सपोर्ट करेगा, ठीक है, जिसे 2016 में यूडीबी द्वारा आरंभिक रूप से अनुमोदित किया गया था, सॉरी एडीबी के द्वारा 2016 में किया गया था। तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक कुल स्थापित विद्युत शक्ति का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। मतलब 2030 तक हमारा लक्ष्य क्या है? से 50% की बात करेंगे तो हम लोग वैसे चीजों से हम लोग एनर्जी को प्राप्त करें जिसमें कार्बन का नो यूज होता है, ध्यान में रखना, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन होगा जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उसकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को अनुरूप है। हमने जो प्रतिबद्धता जो लिया है वैश्विक, ठीक है, कब तक लिया है? 2070 तक लिया है, ठीक है, उसको हम लोग 2030 तक कम करके कितना कर देंगे? 2030 तक इसके लक्ष्य को 50% हासिल करेंगे। बाकी वर्षों में पूरी तरीके से हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। फिनेंशियल ईयर की बात करें 2025 में विनिवेश अनुमान की बात करेंगे 2025 में, ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश अनुमान क्या है? तो भारत सरकार को वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश परिसंपत्ति मुद्रीकरण को 50,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, ठीक है। कितना मिलेगा? तो 50,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार को सीपीएसी मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम से कुल 56,260 करोड़ रुपए का लाभांश मिलने का अनुमान है, जो अंतरिम बजट में अनुपातित 48,000 करोड़ रुपए से क्या है? अधिक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वित्त वर्ष 2024 में विनिवेश का अनुमान की बात करेंगे तो कितना? लगभग 50 करोड़ रुपए, ठीक है। बजट में यह अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश की बात करेंगे तो 2,32,000, ठीक है, 874 करोड़ रुपए होगा, जो अंतरिम बजट में 1.02 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। तो काफी अधिक जो है बढ़ गया है। तो 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित होंगे बिहार में, ठीक है, सॉरी बिहार में नहीं, बिहार में एक ही है। टोटल कितने नए औद्योगिक शहर स्थापित होंगे? तो 12 होंगे। बिहार में कितने हैं? तो बिहार में एक है, ठीक है।
तो भारत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 12 औद्योगिक गलियारा कॉरिडोर जिसको बोलते हैं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में गया समेत, ठीक है, तो बिहार में गया में हो रहा है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार में गया समेत कितने नए औद्योगिक शहर स्थापित होंगे, तो 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान को बढ़ाना, रोजगार के अवसर को पैदा करना, ठीक है, पैदा करना। नए शहर में विभिन्न राज्यों में स्थित होंगे, जैसे ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश और धोरेला गुजरात में हुए विकास को प्रतिबिंबित भी करते हैं। इनमें से 2 शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार के गया में स्थापित होंगे, ठीक है, इनमें से 2 शहर आंध्र प्रदेश में और एक जो है बिहार के गया में स्थापित होगा। इनमें से 8 शहर पहले ही विकास के चरण में है और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा की गई, जिससे देश में इन मतलब ये जो नए जो शहर जो बनेंगे, औद्योगिक गलियारा जो बनेगा, उनकी संख्या कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 8 पहले से है, अब 12 नया आएंगे, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। जिसमें से बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 1 है। बिहार में कहाँ पे बनेगा, तो बिहार में गया में बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। वस्तुओं के मामले में भारत का चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा है, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो ट्रेड डिफिसिट की बात करेंगे, चीन के साथ हमारा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वाणिज्य में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार वस्तुओं के मामले में भारत का चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा, इसको ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। 2004-5 से 2013-14 के दौरान व्यापार घाटा 42.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के दर से बढ़ा है, जबकि 2014-15 से 2023-24 के दौरान यह घटकर 6.45% रह गया है, ठीक है। यह आंकड़ा चीन से अत्यधिक आयात वृद्धि की दर को नियंत्रित करने में सरकार की सफलता को दर्शाता है, ठीक है। तो चीन जो है हमारे यहाँ क्या करता है, बहुत सारे सामान बेचता है, व्यापार करता है, हम उतना कर नहीं पाते हैं। चीन 23-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। इसके बाद अमेरिका है। तो हमारा जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, तो चीन है, ठीक है, चीन है। उसके बाद मतलब क्या है, चाइना के बाद कौन है, तो क्या बताएंगे, तो यूएसए है, ठीक है। चीन के साथ हमारा व्यापार कितना होता है, 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, ठीक है, ध्यान रखा। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे यूएसए है। पेरिस की गैलरी, ठीक है, लफायत में यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू हो गई। तो यहाँ पे फ्रांस पहला यूरोपियन देश था जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, यूपीआई का प्रयोग किया था, ठीक है। फ्रांस का जो आपका क्या मिलेगा फ्रांस में, तो फ्रांस में आप देखोगे तो वहां पे ये है, क्या नाम है उसका, एफिल टावर, ठीक है। तो एफिल टावर के टिकट को बुकिंग करने के लिए, ठीक है, यूपीआई प्रणाली का यूज किया गया था। तो पहला यूरोपियन देश जहां पे यूपीआई को अपनाया है, तो क्या बताओगे, फर्स्ट यूरोपियन देश, तो फ्रांस होगा, ठीक है, तो फ्रांस होगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, पेरिस की गैलरी लफायत में यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। तो प्रतिष्ठित एफिल टावर में सफल लॉन्च के बाद, सबसे पहले एफिल टावर में लॉन्च किया गया था, भारत पेरिस के ऐतिहासिक डिपार्टमेंटल स्टोर गैलरीज लफायत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहते हैं, उसको लॉन्च किया गया है। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले विदेशी बाजारों में सिंगापुर शामिल है, मलेशिया शामिल है, यूएई शामिल है, फ्रांस शामिल है, नेपाल शामिल है, यूके शामिल है, मॉरिशस शामिल है, श्रीलंका शामिल है। पहला अगर यूरोपीय देश अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो पहला यूरोपीय देश क्या है, फ्रांस है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए, ठीक है, मोबाइल से तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आप लोग तो डेली प्रयोग करते होंगे, ठीक है। और बात करेंगे यूपीआई का पेरेंट कंपनी की बात करेंगे तो एनपीसीआई है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समथिंग होता है, ध्यान में रखना है, तो एनपीसीआई है, ठीक है। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। 2016 में। हाँ, ठीक है। तो यूपीआई को लॉन्च कब किया गया था, 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। एनसीएईआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी घटकर 8.5% रह गई, ठीक है। तो भारत में गरीबी घटकर कितनी रह गई है, तो 8.5% गरीबी घटकर रह गई, ठीक है। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक शोध पत्र के अनुसार भारत में गरीबी 11-12 में 21.2% से घटकर 22-24 में मात्र 8.5% रह गई, ठीक है, ये अनुमान है। थिंक टैंक एनसीएईआर की सोनाली देसाई के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के द्वारा तैयार की गई एक पेपर में अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अनुपात में तीव्र गिरावट आई है, ठीक है। 2011-12 में 24.8% से घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 8.6% हो गया, तथा शहरी क्षेत्रों में 13.4% से घटकर 8.4% हो गया, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। से गरीबी जो है से भारत में घटकर कितनी हो गई है ओवरऑल, तो 8.5 हो गई, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में 8.4 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.6, ठीक है। एवरेज डाटा की बात करें कितना है, तो 8.5 है, ठीक है। ध्यान में रखना कि 8 8 16 17 हुआ ना, 17 का हाफ क्या होगा 8.2, एवरेज है ये। आर्थिक जानकारी की बात करें, यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक रिसर्च से अधिक है, जिसने राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2 और शहरी क्षेत्रों में 4.6 है। तो ये आरबीआई का है, लेकिन ये जो डाटा जो था ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था 8.6 है, शहरी क्षेत्रों में कितना 8.4 है, ठीक है। आरबीआई ने बोला था 7.2 और शहरी क्षेत्रों में 4.6, तो काफी अंतर है। मार्च 2024 में पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन और अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव ने अनुमान लगाया कि भारत की गरीबी दर 2011-12 की तुलना में 22-23 में घटकर 10.8% रह गई है, ठीक है। तो ये गवर्नर सी रंगराजन जी के अनुसार भारत में गरीबी जो है 10.8% है, ठीक है। लेकिन अभी नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से किस राज्य के लोग निकले हैं, तो क्या बताएंगे, बिहार। उत्तर कहाँ, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरे उत्तर नंबर पे प्रदेश किसका हाथ था, दूसरे नंबर पे किसका था, बिहार। बिहार सर। बिहार, ठीक है। बिल्कुल। मूडीज की बात करेंगे ना, रेटिंग एजेंसी, जानते हैं वैश्विक रेटिंग एजेंसी है मूडीज। सर नीति आयोग के अनुसार 11 पॉइंट समथिंग था ना गरीबी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तब मूडीज का आर्थिक विकास पूर्वानुमान आ गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने घोषणा की कि उसने 2024 के लिए भारत में आर्थिक विकास के अनुमान को 6.8 अपरिवर्तित रखा है, ठीक है। कितना रखा, 6.8 रखा है मूडीज के अनुसार। इसने अनुमान लगा कि 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 की दर से बढ़ेगी, ठीक है। 2025 तक 6 पॉइंट मतलब 6.5% की दर से बढ़ेगी। मार्च 2024 में मूडीज ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया। अब भारत की जीडीपी को 6.1% से संशोधित करके 6.8% कर दिया। जीडीपी 6.8%, ठीक है। पहले बताया था 6.1%, ठीक है। आर्थिक विकास 6.5% रखा है, ठीक है। सॉरी 6.8% रखा है, ठीक है। 6.8% रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार में बात करेंगे तो 9.70 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। तो पहले का रिपोर्ट है, अभी तो लगभग 7 के आसपास हो गया है, ठीक है। तो अभी इसमें जो दिया हुआ है कितना, 6,66,854 अरब डॉलर है, लेकिन अब ध्यान में रखना अभी 7 लाख हो गया है अप्रोक्स में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 12 जुलाई 2024 को सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें 6,66,854 अरब डॉलर हो गया, नए सर्वकालीन उच्च स्तर पे पहुंच गई। ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन अभी तो 7 से भी ऊपर चला गया है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां की बात करेंगे इसमें 8.361 अरब डॉलर है, से बढ़कर ध्यान में रखना है कितना पहुंच गया है, तो 585.47 पहुंच गया, ठीक है। स्वर्ण भंडार की बात करेंगे तो 1.231 अरब डॉलर से बढ़कर 58.663, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है ना, विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्वर्ण भंडार को शामिल होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या चीज शामिल होगा, ठीक है, दिया ही नहीं है। तो विदेशी करेंसी वगैरह हो तो वो भी शामिल किया जाता है, स्वर्ण भंडार को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते देखेंगे भारत में पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिली, किसमें, पर्यटन में, ठीक है। आतिथ्य उद्योग को क्या बोलते हैं, भूल गया मैं इसको, इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम बोलते हैं। मतलब समझिए ना, जैसे इसमें होटल वगैरह आता है, टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म बोलते हैं, हाँ टूरिज्म इंडस्ट्री कह सकते हैं, होटल होटल वगैरह सब कुछ, जैसे मनोरंजक सुविधाएं वगैरह, रिसोर्ट आता है। क्या, आवाज नहीं आई। हाँ हॉस्पिटलिटी, क्या हॉस्पिटलिटी कहते हैं ना इसको, हाँ। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करना, ठीक है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, पर्यटन के क्षेत्र में स्पेशली क्या करना, आकर्षित करना। होटल, रिसोर्ट और मनोरंजक सुविधाओं के लिए विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं के लिए 100% एफडीआई है, ठीक है। तो कभी पूछा जा सकता है पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में, ठीक है, एफडीआई कितना, तो 100% है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसाय या कंपनी में निवेश करती है। अर्थात अब भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में विदेशी कंपनियां व्यक्तियों को 100% निवेश करने की अनुमति होगी, ठीक है। मतलब पूरा पैसा खुद का निवेश कर सकता है, ठीक है। मतलब 100% कंपनी को ऑन कर सकता है, ठीक है।
और एंजल टैक्स के बारे में बताया था आपको, किस पे लगता है एंजल टैक्स, तो बताएंगे किस पे लगता है? जो स्टार्टअप शुरू स्टार्टअप करते हैं, हाँ, स्टार्टअप के ऊपर एंजल टैक्स लगता है। तो हमारी निर्मला ताई जी ने, ठीक है, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। एंजल टैक्स से तात्पर्य उस आयकर से जो सरकार गैर सूचीबद्ध कंपनियों स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति की इकोसिस्टम तंत्र, मतलब इकोसिस्टम को मतलब क्या करना, मजबूत करना है, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना, नवाचार को समर्थन करना, ठीक है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप पर इस शुल्क को हटाने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। स्टार्टअप को शुरू करने में पहला शहर कौन सा है जिसने सबसे अधिक स्टार्टअप का वहां पे विकास बैंगलोर। देखा गया है? बैंगलोर। गलत, गलत। और बताइए कोई आदमी। दिल्ली। महाराष्ट्र दिल्ली है, ठीक है। नहीं दिल्ली नहीं, दिल्ली है। या तो बेंगलोर बैंगलोर को या पीछे दिल्ली। कर दिया था। बैंगलोर को दिल्ली ने पीछा कर दिया था, ठीक है। तो बैंगलोर नहीं, अब दिल्ली जो है स्टार्टअप में पहले नंबर पे है, ठीक है। ठीक है सर। और बात करेंगे वर्ष 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हमारे जीडीपी का, ठीक है, 20% हो जाएगा। कब तक? तो 2026 तक, ठीक है। तो ये रिपोर्ट की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना होगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था 10% है, ठीक है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है? रिपोर्टों के अनुसार डिजिटल क्रांति बैंकिंग बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, ध्यान में रखना है, और कर संग्रह दोनों शामिल है। अधिक जानकारी की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 90 साल की यात्रा पे 5 एपिसोड की एक वेब सीरीज शुरू करने जा रहा है, ठीक है। तो बताइए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949। 1936 35 में 1936 सॉरी सर। मैंने रिजर्व 1936 बैंक पूछा है, ठीक है, ठीक है। रिजर्व बैंक 35। अगर आपसे पूछेगा ना, रिजर्व बैंक अगर 1934 आपसे पूछाएगा तो 1949 ही बताओगे, ठीक है। अगर आपसे फेडरल बैंक अगर पूछूंगा ना, तो क्या अच्छा। बताओगे? 1937 1935। बताओगे, ठीक है। 35 के अच्छा। एक्ट में था, 30 में स्थापित की गई थी, उसको फेडरल बैंक बोलते थे, ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1949 ही बताएंगे, ठीक है। सर ध्यान में रखना। 1949 में तो नेशनलाइजेशन हुआ था ना सर आरबीआई का। तो स्थापित कब हुआ था? 1935 आरबीआई नाम तो 1949 में ही पड़ा था ना। 1935 ओके ओके सर 1935 में ना बना 1935 में हाँ सर तो बना था। रिजर्व बैंक थोड़ी ना बोलते थे उसको, फेडरल बैंक बोलते थे। आप चेक करो ना उसको, मैं रिजर्व बैंक का नाम बोला, 49 में होगा, उस समय तो फेडरल बैंक बोलते थे इसको। आप चेक कीजिए से उस समय क्या बोला जाता, फेडरल बैंक बोलते थे कि रिजर्व बैंक बोलते थे? देख लीजिएगा, हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक 1 है। लेकिन अप्रैल मेरे हिसाब से उस 1935 दिया है सर आरबीआई। सर नीचे हाँ दिया ठीक है, हुआ लेकिन आरबीआई की नामक स्थापना वर्ष आरबीआई 1935 जो, ठीक है, नाम जो था आई थिंक 1949 में भरा, क्योंकि उस समय ना फेडरल शब्द का यूज किया गया था बैंक के लिए। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया सर्च कीजिए तो। चलिए, वेब सीरीज की बात करेंगे तो 5 वेब सीरीज अपना लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। वेब सीरीज लगभग सर 3 घंटे फेडरल की होगी। रियल बैंक कहते थे। वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 1935 में फेडरल आया था, उसमें बैंक को भी फेडरल बोलते थे, और क्या बोलते उसको भी फेडरल बोलते थे। उस समय फेडरल नाम था, क्योंकि रिजर्व तो बाद में बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाद में रखा गया था इसका नाम, उस समय फेडरल ही था, ठीक है। तो वेब सीरीज लगभग 3 घंटे की होगी, और एक एपिसोड की बात करेंगे 25 से 30 मिनट की होगी। तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे? पंचायत वगैरह तो रात में खत्म कर, रिजर्व बैंक के ऊपर वेब सीरीज देखना चाहेंगे? ठीक है। देखना चाहेंगे। हाँ, इसका प्रसारण जो होगा टीवी चैनल ओटीटी पे किया जाएगा, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। मेरा कहने का मतलब था, नाम जो था ना 1949 में पड़ा था, ठीक है। 1935 के एक्ट में था, और ना एक इसकी स्थापना जो थी 1935 के एक्ट में था 1937 में, लेकिन उसमें इसको फेडरल बैंक बोलते थे, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे 2023-24 में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत से बढ़ गया है, तो क्या होता है 11.65% बढ़ा है कोयला का उत्पादन, ठीक है। तो कोयला मंत्रालय कोयला आयात को कम करने और कोयला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व कर रही है, जो भारत में ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, ठीक है।
तब यहाँ पे कोयला मंत्रालय कर क्या रही है, तो कोयला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी एक पहल का नेतृत्व कर रही है, जहाँ पे कोयला के आयात को कम करना, मतलब हमारे यहाँ कोयला ना आवे। हम लोग कोयला मिनरली कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से खूब कोयला मंगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना वो हमारा जो कोयला का उत्पादन जो है बढ़ा है पहले के कंपेरिजन में। यह रणनीतिक योजना घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयला के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई। 2024-25 के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या है, 1080 मिलियन टन निर्धारित किया गया, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है, ठीक है, तो क्या बताएंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब बात करेंगे भारत में कोयला में सबसे बड़ा, भारत में कोयला का सबसे बड़ा वो रिजर्व करने वाला राज्य को, जिसके कोयला रिजर्व बहुत ज्यादा है। झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आई थिंक ओडिशा है ना रिजर्व में, एक बार आप लोग उड़ीसा। चेक कर लेना। उत्पादक सबसे बड़ा झारखंड है, ठीक है। और एक बार आप लोग देखना रिजर्व किसके पास है, ठीक है। अब विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक सबसे ज्यादा चीन में होता है, फिर अमेरिका में होता है, भारत। फिर आपका भारत में, ठीक है। अमेरिका का कौन सा था जो कि सबसे बड़ा कोयला वाला खनन क्षेत्र, अभी जस्ट भी ऊपर में पढ़ा हूं, नाम क्या था उसका, ब्लैक ब्लैक थंडर, क्या नाम था उसका, ब्लैक थंडर, ठीक है। और भारत का गेवरा और कासमुंड, यही था ना, कुसमुंडा। हाँ कुसमुंडा। स्टार्टअप की संख्या में अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, स्टार्टअप की संख्या में आपका महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे है, ठीक है। सर अब तो महाराष्ट्र आ गया टॉप पे। अरे मैं कुछ दिन पहले दिल्ली पढ़ा था तो बताया था, तो क्या पता दिल्ली दूसरे नंबर पे चला गया होगा, ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई, बैंगलोर, फिर दिल्ली। कुछ दिन पहले दिल्ली था, कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन पहले का नहीं है, ठीक है। तो देश में स्टार्टअप की कुल संख्या की बात करें 1,40,803 तक पहुंच गई, जिसमें से सबसे अधिक स्टार्टअप की बात करेंगे महाराष्ट्र शीर्ष पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। इसमें से 25,000 से ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 15,019 था, ठीक है। दिल्ली जो था ध्यान में रखना है, ठीक है, 14,734। इतना कैसे अंतर हो सकता है, मतलब महाराष्ट्र दिल्ली से मतलब 10,000 ज्यादा कर दिया कुछ ही दिन में, कि कुछ दिन पहले दिल्ली आपका टॉप पे था, ठीक है। तो हो सकता है इसमें तो ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखोगे उत्तर प्रदेश है। अरे यहाँ पे ध्यान में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर पहले पे कर्नाटक के महाराष्ट्र साथ है। हाँ पहले नंबर में महाराष्ट्र, कर्नाटक 15,019 के साथ दूसरे दिल्ली, तीसरे। हाँ तीसरे पे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश चौथा पे, गुजरात पांचवा पे भी, ठीक है। तो स्टार्टअप में महाराष्ट्र पहले पे, कर्नाटक दूसरा पे, तीसरा पे दिल्ली, यूपी चौथा पे और गुजरात पांचवा पे, ठीक है। यूपी भी अच्छा कर रहा है। अब बिहार का नाम तो कहीं होगा सबसे कहीं नीचे। तो कोई उद्योग बात नहीं एवं सर, आर्थिक व्यापार के संबंध विभाग में, क्योंकि बिहार में लोग बीपीएससी के तैयारी के स्टार्टअप वगैरह को सीरियस नहीं लेते, सर ठीक है। ये भी तो आपका तो स्टार्टअप ही है सर। हाँ ये भी मेरा ये स्टार्टअप ही है, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आएगा ना। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंध, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टअप में काउंट नहीं होता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत इन इनक्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप को 90.52 करोड़ रुपए मंजूर की गए, ठीक है। स्टार्टअप में क्या काउंट होगा, स्टार्टअप में सर्विसेज तो काउंट होते हैं, और दूसरा उसको भी काउंट करें जैसे प्रोडक्ट को, मतलब हो ना प्रोडक्ट निकले, ठीक है। सर्विसेज भी काउंट होते हैं, प्रोडक्ट जनरेट होता है वो भी काउंट होता है, ठीक है। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह स्टार्टअप में आते होंगे, मुझे नहीं लगता आते होंगे। पीडब्ल्यू तो फिर यूनिकॉर्न कैसे बन गया। यूनिकॉर्न बनना कोई जरूरी थोड़ी, जैसे स्टार्टअप होगा वही यूनिकॉर्न बनेगा। रेलवे भी यूनिकॉर्न हो सकता है, जो सरकारी संस्था भी यूनिकॉर्न हो सकता है, तो स्टार्टअप में तो नहीं आएगा। पीडब्ल्यू यूनिकॉर्न है। एजुकेशन का सबसे पहला यूनिकॉर्न सर पीडब्ल्यू ही है ना। नहीं सर, पहला यूनिकॉर्न है बायजूस। अब बेचारा लूट गया। बर्बाद हो गया। अच्छा, और इस साल का सबसे पहला यूनिकॉर्न कौन है, जेपेटो। इस साल का 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना था, 2024 का यूनिकॉर्न कुट्रिल कुट्रिल नाम सर, कुट्रिल कुट्रिल। हाँ क्या चीज बनाती थी वो, क्या चीज का सर्विस। स्पॉन्सर करके वही बनाता था दूसरा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है। चलिए, यार सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की संख्या पाई गई यूएसए में, दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे यूनिकॉर्न में आपका भारत है, ठीक है। यूनिकॉर्न के लिए क्राइटेरिया कितनी है, 100 बिलियन या फिर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना 100 है या फिर 1 है, 1 बिलियन 1 बिलियन है कि 100 बिलियन है। सर, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सर $1 बिलियन।
1 बिलियन, ठीक है, ध्यान रखना। 1 बिलियन डॉलर। बिल्कुल बिल्कुल। सेबी ने निवेशकों के लिए चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबी, ने अपना वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च कर दिया है। यह निवेशकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट है, ठीक है। यह चैटबॉट वर्तमान में प्रतिभूति बाजार, नवीनतम मास्टर परिपत्रों, शिकायत निवारण प्रक्रिया और अन्य सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है। तो बताइए सेबी का एक्ट कब आया था? 1982। और सेबी का स्थापित कब किया गया था? शायद 12 अप्रैल से। 88 में ना, 1992 में इसको अधिनियमित किया गया था, ठीक है। 88 में स्थापना है, अधिनियमित किया गया था 1992 में, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का अंकित मूल्य बढ़ाकर, ठीक है, 10,000 रुपए किया गया है, ठीक है। सेबी द्वारा जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। बॉन्ड की घटती कीमतें अधिक गैर संस्थागत निवेशकों के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह एक प्रकार का ऋण वित्त पोषण साधन है जिसका उपयोग सार्वजनिक और निजी निगमों के द्वारा स्वामित्व छोड़े बिना अपने विस्तार के विकास के लिए धन जुटाने के लिए भी मतलब काम किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो था ये टॉपिक जो था, क्या नाम है इसका, कौन सा टॉपिक है ये, ठीक है, इकोनॉमिक्स का समाप्त हुआ। मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ, अब आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताना है मुझे, क्या बताएंगे, तो 4 आसियान देश की बात करेंगे। भारत जो खुदरा भुगतान के लिए उनके साथ शामिल हुआ, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कौन सा प्रोजेक्ट था? नेक्सस। सभी लोग बताएंगे क्या नाम है? प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में 4 जो देश जो शामिल थे, आसियान देश, वो चारों देशों का नाम बताइए, क्या नाम है वो चारों आसियान देश का नाम क्या है? सिंगापुर, थाईलैंड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए सभी लोग को याद हो जाना चाहिए, क्लास का पर्पस सही होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे भारत जो है रेमिटेंस में शीर्ष पे रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे रेमिटेंस में कौन है? मैक्सिको। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे चाइना। चाइना है, ठीक है। भारत में रेमिटेंस कितने आते, कितने रेमिटेंस आते, सभी लोग बोलिए। 125 बिलियन यूएस। 125 बिलियन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। आरबीआई की बात करेंगे तो 2024-27 के लिए, ठीक है, कौन से मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क को संशोधित किया था? सार्क मुद्रा स्वैप, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, मतलब भारतीय मुद्रा से ना सार्क देश के जो मुद्रा जो है ना, वो स्वैप करने में दिक्कत नहीं होगा। स्वैप समझते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी वगैरह यूज करते हैं तो स्वैप समझते होंगे। जैसे बिटकॉइन दे के और मतलब कोई दूसरा कोई दूसरे कॉइन को ले लेना, समझ रहे हो? उसको स्वैप कहते हैं, हाँ, अदला बदली, बिल्कुल, ठीक है। तो आरबीआई ने किया है, ठीक है, सार्क देशों के साथ। बात करें एसबीआई ने एमएसएमई इनवॉइस के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? सहज को। किसको लॉन्च किया है? एमएसएमई सहज को लॉन्च किया है, ठीक है। बताना आपको 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या नाम है? अरविंद पनगरिया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग कब से काम करेगी, डेट बताइए। 1 अप्रैल 2026। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, 1 अप्रैल 2026 है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के लिए कितने सदस्यों वाले एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? बिल्कुल, ये 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद संयोजक कौन होगी? संयोजक पूनम गुप्ता। बिल्कुल, सोनम गुप्ता, पूनम गुप्ता, हाँ, ठीक है। सोनम गुप्ता से कुछ और याद आ रहा है, ठीक है। भारत गुयाना को कितना मिलियन डॉलर ऋण पे देगा? 2.5 मिलियन डॉलर। ये ऋण देने के काम भारत की कौन सी बैंक करेगी? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को कौन सा बोलते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये किस काम के लिए दी जाएगी? तो वोल्टेइक ऊर्जा को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और कहाँ पे ये होगा? तो जगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, ठीक है। भारत की बढ़ती कोयला खनन की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे, तो वर्ल्ड एटलस के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें टॉप 5 में भारत का 2 कोयला खदान का नाम आया है, ठीक है। तो गेवरा का रैंक क्या है, कुसमुंडा का रैंक क्या है, क्या बताएंगे? तो गेवरा का सेकेंड है, कुसमुंडा का क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। और बात की इसमें टॉप पे कौन था, तो क्या बताएंगे? ब्लैक थंडर माइन था। कहाँ का माइन है ब्लैक थंडर माइन, तो क्या बताएंगे? यूएस। बिल्कुल, ठीक है। एडीबी की बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान कितना लगा है, तो क्या बताएंगे? 7%। ठीक है। मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो मुद्रास्फीति का अनुमान कितना लगाया है? 4.6%। फिक्की ने भारत का जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? फिक्की ने 7%। आईएमएफ ने कितना लगाया? आईएमएफ ने 7%। तो आईएमएफ ने पहले कितना बोला था? पहले इतना रहने की संभावना है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है।
भारत की बात करेंगे तो भारत 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखेगा। वर्तमान में कितना है? 101 बिलियन One डॉलर 101 है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में जो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं वो है क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा कवर है, शेड है, किसका है इलेक्ट्रॉनिक्स में? मोबाइल फोन का है, ठीक है। एडीबी ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली के वित्त पोषण के लिए ऋण देगा, ठीक है। कितना ऋण देगा एडीबी, तो क्या बताएंगे? 240.5 मिलियन बिल्कुल 240.5, बहुत सुंदर, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में विनिवेश का अनुमान है, कितना अनुमान लगाया गया है विनिवेश का वित्त वर्ष में? 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखना 50,000 करोड़, ठीक है। 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। तो देश में पहले से कितने नए औद्योगिक शहर है, तो क्या बताएंगे? 8 है, ठीक है। 12 औद्योगिक शहर जो स्थापित, उसमें तेलंगाना में कितना है, ठीक है, और बिहार में कितना है? बिहार में और तेलंगाना में सॉरी आंध्र प्रदेश में कितना है? नॉट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मिस्टेक। आंध्र प्रदेश में 2 है, ठीक है। वस्तुओं के मामले में भारत का किस देश के साथ सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा है? अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राज्य कौन है, या फिर मतलब देश कौन है, तो क्या बताएंगे? चाइना है। चाइना के साथ हमारा व्यापार कितने होता है, ठीक है, कितना का होता है? 118.4 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो क्या बताएंगे? यूएसए यूएसए है, ठीक है। पेरिस की किस गैलरी में यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है? लफायत है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आप ये बताओ से पहला यूरोपियन देश कौन सा है जो कि मतलब यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाया, क्या नाम है? फ्रांस फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस में क्या चीज का टिकट पे किया गया था यूपीआई को लेकर? सबसे पहली बात, एफिल टावर सुनते से एफिल टावर के सबसे चोटी पे बैठ के कॉफी पीने में बहुत मजा आता है, ठीक है। कभी ये ख्वाहिश पूरा होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। सबसे ऊपर में जाके कॉफी पीने का, ठीक है। बहुत सारे होगा। मूवी वगैरह में दिखाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एनसीआर की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत की गरीबी घटकर कितना हो गया है? 8.5%। 8.5%। 8.5%, जिसमें शहरी गरीबी कितनी हो गई है घटकर? 8.4। 8.4 शहरी गरीबी। ग्रामीण कितनी हो गई, ग्रामीण? 8.6। और ओवरऑल की बात की एवरेज कितना है? एवरेज आप खुद निकाल सकते हो ना, 17 हुआ, 17/2 8.5, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। 2011-12 में हमारी गरीबी कितनी थी? 24.8। बहुत गरीब थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कम गया है, ठीक है। मूडीज का एक आर्थिक रिपोर्ट आया था, मूडीज तो जानते हैं वैश्विक रेटिंग एजेंसी, उसके अनुसार भारत का विकास दर कितना रहेगा? 6.8 रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। विदेशी मुद्रा भंडार में देखेंगे ऑल टाइम हाई को भी टच कर गया, बहुत हो गया, ठीक है। 7 लाख के अरब डॉलर के आसपास चला गया है, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, ये प्रश्न चेंज होते रहता है। भारत की बात करेंगे, पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में कितना % एफडीआई है? 100%। अंतरिक्ष में एफडीआई कितना %? अंतरिक्ष में 100%। उसमें भी 100% है, ठीक है। तो एफडीआई से प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछती है, ठीक है। 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत के एफडीआई में योगदान देता है, ठीक है। तो एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहन में रखेंगे, आगे आएंगे, ठीक है। निर्मला ताई की बात करेंगे तो उन्होंने मतलब स्टार्टअप के ऊपर किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? एंजल इन्वेस्टर टैक्स। एंजल टैक्स को, ठीक है। ध्यान, एंजल इन्वेस्टर तो शेयर मार्केट वगैरह है, ठीक है। वर्ष 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का कितना % हो जाएगी? 20%। 20%। वर्तमान में कितना % है, क्या बताओगे? वर्तमान में कितना % है? बिल्कुल, ठीक है। रिजर्व बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक ने अपने कितने साल की यात्रा पूरा कर लिया है? 90 साल। और इस अवसर पे खुश होके क्या कर रहे हो? वेब सीरीज रिलीज कर वेब सीरीज रिलीज कर रहा है, ठीक है। जो कि मतलब कितने देर की वेब सीरीज होगी? तो 3 घंटे की वेब सीरीज है, ठीक है। मतलब खुश कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। आप हमें पता है रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ पे था? रिजर्व बैंक जब बनी थी जिस समय, कोलकाता। फेडरल बैंक कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में था, ठीक है। वर्तमान में शिफ्ट करके बॉम्बे किया गया, मुंबई। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे। 2023-24 में कोयला उत्पादन कितना % हमारा बढ़ गया है? 11.65%। बात की बात करेंगे, हमारा कम हो रहा है। कोयला का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा जिसके पास कोयला का भंडार है? सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम बताइए। यूएसए। चाइना, ठीक है। उसके बाद यूएसए, ठीक है। भारत में बताइए, भारत में उत्पादक
झारखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा। स्टार्टअप्स की कुल संख्या में, ठीक है, पहला वो कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कर्नाटक। और तीसरे पे दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दिल्ली। सेबी ने नए निवेशकों के लिए चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया, ध्यान में रखना है। कारपोरेट बॉन्ड बाजार का अंकित मूल्य घटकर बढ़ाकर 10,000 किया गया है, उल्टा लिख घटाकर दिया। 10,000 किया गया है। हाँ, पहले घटा 1 लाख रुपया तक घटाकर किया गया है ना। ठीक है, तो घटा 1 लाख से घटाकर मतलब कितना कर दिया गया? तो 10,000 कर दिया गया। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको याद